वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी का, जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एतबार से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो सेलेक्ट किए हैं हमने, क्योंकि ये सीटेट में कई बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए और आपको ये बताना है लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके कि आपको टोटल कितना मार्क्स आया 15 में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन है ओपन हैंडेड क्वेश्चंस, मतलब जिसका एक से अधिक आंसर हो। आंसर एक से अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, ओपन हैंडेड क्वेश्चंस। चलिए, पहला है 2/7 से 7 ज़्यादा है क्या। तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि 2/7 से 7 ज़्यादा है, इसका एक ही आंसर होगा, हाँ या ना। तो एक आंसर होगा तो इसको हम ओपन हैंडेड नहीं बोलेंगे। चलिए, 2 में है 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। इसको एक ही तरीका है, आरोही क्रम में जब लिखेंगे आप, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा को पहले फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इसका भी एक आंसर होगा। और 3 में है कौन सा बड़ा है, या तो एक ये बड़ा होगा या तो ये, 2 में से एक ही बड़ा होगा, इसलिए आंसर एक होगा, ये भी नहीं होगा। जब 3 एलिमिनेट कर दिए, ओबियसली चौथा आंसर होगा। और चौथा क्यों होगा देख लेंगे। 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखिए। आप दुनिया का कोई भी 4 संख्याएं जो 2.7 से बड़ा हो लिख सकते हैं। तो इसका कितना आंसर हो गया, अनेक आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने के लिए उत्तम उपकरण कौन है। उपकरण मतलब TLM। आपको चुनना है सबसे उचित TLM कौन सा होगा जब बच्चों को हम आकृतियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमने अपने पुराने वीडियोस में कई जगह इसको बताया है कि ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा TLM है, जियो बॉक्स, ये जियो बोर्ड। तो ज्योमेट्री के लिए TLM किसको हम चुनेंगे, यहाँ ज्योमेट्री की बात हो रही है तो इसका आसान सा आंसर हो जाएगा कौन, जियो बोर्ड। बाकी पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बात ज्योमेट्री की हो रही है और TLM की हो रही है। तो देखिए, जियो बोर्ड के अलावा कोई TLM नहीं है और हमको TLM चुनना था, इसलिए सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिक लंबाई क्या होगी। देखिए, ये मैथ्स क्या है, मैथ्स को एक सवाल दिया है बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चे हैं, 4 खंबे दे दिया है, चारों खंबे को काटना है और समान लंबाई में। तो इसको आप जोड़ के कर सकते हैं, जोड़ के बटे 4 कर दीजिए और उसमें अधिकतम लंबाई क्या होगा वो आ जाएगा। तो ये सवाल जो दिया गया है यहाँ है कि ये सवाल के लिए पूछा गया है, क्यों पूछा गया है बच्चों को। पहला है SCF तथा LCM। देखिए, LCM वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए इसको काट देंगे हम। गुणक और गुणज वाली बात भी नहीं है। और 3 में है SCF ज्ञात करने की कौशल जांच करने के लिए। ये पॉजिटिव है, हो सकता है, लेकिन आगे जब आप पढ़िएगा, सीखी गई संकल्पनाओं यानी सीखी गई कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए, संकल्पना को कॉन्सेप्ट बुलाया जाता है, का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन ईजी था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ये जांच कर रहे हैं कि क्या जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को समझाए हैं वो समस्या जब देंगे तो क्या बना पाएंगे। कभी होता क्या कि SCF बच्चों को बता दिए, सारा चीज़ हो गया, बच्चे उसको समझ भी पा रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने समस्या आ रही है तो क्या वो समस्या को सुलझा पा रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी प्रश्न ऊपर है। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या, यानी बच्चे कितने क्लास के हैं, 3 क्लास का बच्चा है। तो निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, गणितीय समस्या हम दिखा देते हैं। ये है गणितीय समस्या। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है। अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो सिद्धांत था, उन्होंने 6 दक्षता के बारे में, संज्ञान के बारे में बताया, आपने उसको अगर पढ़ा है तो उसमें एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जब उसके अलावा भी एक चीज़ और पढ़े होंगे आपने,
एनालिसिस यानी विश्लेषण किसको बोलते हैं? जब हम चीज़ों को टुकड़ा टुकड़ा करके उसके बारे में जानते हैं, चीज़ों को छोटे छोटे भाग करके जब जानेंगे उसको एनालिसिस बोला जाता है। यानी 10 दिन में 1410 लीटर बेच रहा है, आपको एक दिन का निकालना है, तो 10 दिन से एक दिन छोटा है, टुकड़ा में करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, सवाल को छोटा छोटा करके तब हल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये आप एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न आकृतियों में वर्गीकृत कर सकता है। मतलब जो बच्चा है राशिद, वो कक्षा 5 में पढ़ता है और त्रिभुज को वो भिन्न भिन्न कई भागों में वर्गीकृत, मतलब अलग अलग त्रिभुज को अलग अलग बांट सकता है। जैसे समबाहु त्रिभुज को अलग कर सकता है, समद्विबाहु को अलग कर सकता है, विषमबाहु को अलग कर सकता है। लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई है। मतलब वो अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। जब उसे बता रहे हैं कि बाबू ये त्रिभुज है और इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये बात उसके दिमाग में नहीं आता है। मतलब वो अमूर्त चीज़ नहीं पाता है। सामने अगर त्रिभुज को रखते हैं, अलग अलग कर देता है, उसका क्लासिफिकेशन कर देता है, और बात जहाँ क्लासिफिकेशन की आ जाएगी कि बच्चे क्लासिफिकेशन करने योग्य हो जाता है, वो कौन सा स्टेज होता है, वो होता है 3rd स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, इसमें सीरिएशन कर लेते हैं, ट्रांजिटिविटी का ज्ञान इसमें आ जाता है। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3rd, यहाँ पर 2nd बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपको इसको आंसर करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डेस्क क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। बच्चे का आपको क्या करना है, दिमाग का मैथमेटाइजेशन करना है। और बोला जा रहा है कि मैथमेटाइजेशन का क्या अर्थ होता है, तो मैथमेटाइजेशन का अर्थ होता है कि बच्चे के दिमाग को आपको, एक तो होता है कि उनके डेली लाइफ की चीज़ को आपको स्कूल में पढ़ाना है और दोनों के बीच रिलेशन बनाना है। और बच्चे अमूर्त चीज़ों को जो नहीं समझ रहे हैं उनको अमूर्त, उनके दिमाग में अमूर्तता का विकास करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है ऑप्शन 1 में है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और चिंतन और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन। देखिए कैसे सोचना है, बच्चे को गणितीय रूप से सोचना है। और तर्क के बच्चे के साधनों का विकास करना, बिल्कुल सही है, आसान सा, और ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने NCF 2005 को पढ़ा है, क्लियर इस बात को लिखा हुआ है कि आपको बच्चे के दिमाग का क्या करना है, मैथमेटाइजेशन करना है। बच्चे सोचे कैसे, वो गणित की भाषा में सोचने लगे, तब आप ये लक्ष्य हमारा पूरा हो पाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाता है। और बाकी को हम देख लेते हैं ये गलत क्यों है। वर्गमूल, देखिए मैथमेटाइजेशन में वर्गमूल नहीं आता है, ज्यामिति भी नहीं आता है, और शब्द समस्या या रेखीय समीकरण जो है वो मैथमेटाइजेशन में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं, यानी एक अच्छी जो बुक होगी उस बुक्स की क्या विशेषता होगी। नंबर 1 है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, इस पर हम बात में बहस करेंगे पहले। दूसरा में है, ऑप्शन बी में है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। यानी जब आप किसी भी इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे तो उसके लिए एक स्थिति दे देंगे, तो ये बिल्कुल सही है। एक बच्चे को क्या करेगा, बच्चे ऐसे चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, तो बी बिल्कुल सही है। 3 में देखिए केवल, सब आपको नज़र आ रहा है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभ्यास दे रहे हैं वो सिर्फ हल किया हुआ होगा। एक तो केवल नेगेटिव है, उसके आगे भी गलत है। 4 में है, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। अब बताइए क्या किताब को भारी होना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं है। मोटी होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। चीज़ों को सही चीज़ों को होना चाहिए, चाहे वो मोटी हो ना हो। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सिर्फ सही है, तो सी 3 नंबर और 4 नंबर तो कट जाएगा। अब एक में है बी और डी, एक में है ए और बी, तो डी के साथ आप जाएंगे नहीं क्योंकि वो मोटी और भारी होना आवश्यक है, तो गलत है। ऑप्शन 1 भी गलत है, लेकिन यहाँ आपको स्थिति के अनुसार, ये गलत है लेकिन स्थिति के अनुसार आपको ठीक करना पड़ेगा। क्यों? उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। मतलब जब आप कठोर अभ्यास देंगे तो उसमें आप उससे पहले कई सारे अभ्यास दे देंगे उसमें, तो कुछ हद तक ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में ओनली बी रहता तो हम किसको टिक करते? ओनली बी को। जब यहाँ ओनली बी नहीं है तो हम ए बी को टिक करेंगे, इसलिए 2nd यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? तो NCF 2005 किस पर बल देती है? पहला ऑप्शन में है
गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, यानी जो बच्चे सिर्फ गणित में पास कर पाएंगे उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है एनसीएफ कभी ऐसा कहेगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। एनसीएफ 2005 का कहना है आप ऐसे पढ़ाइए कि सारे बच्चे गणित सीख सकें। क्यों? क्योंकि गणित सभी सीख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर उन्हें सही गाइडेंस मिलता है तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी गणित सीख सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, यानी जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे तो वो कितना लॉजिकली गणित को सोच पाते हैं, इसके लिए पहले हम परीक्षा लेंगे। तो ये तो गलत है, स्कूल में आने से पहले बच्चे का हम परीक्षा नहीं लेंगे। और 4 में क्या है कि निम्न उपलब्धि कर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग हो, यानी जो बच्चे गणित में कम स्कोर कर पाते हैं उनके लिए अलग पाठ्यचर्या हो। तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को हल कीजिए। 1/3 के समतुल्य भिन्न, यानी 1/3 का इक्वल भिन्न, समतुल्य का माने होता है इक्वल भिन्न, और इक्वल भिन्न किसको बुलाया जाता है? जिसका रिजल्ट सेम होगा। जैसे 1/3 को आप भागा लगाइए तो कितना होगा? 0.33। 2/6 को भागा लगाइए, यही होगा 0.33, यानी जिसका रिजल्ट हमेशा सेम होगा उसको बोलेंगे इक्वल भिन्न, यानी समतुल्य भिन्न। तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया ये सवाल किसकी ओर संकेत करता है? कक्षा 4 में जब आप बच्चों को पूछेंगे कि इक्वल भिन्न 1/3 के बराबर कोई एक इक्वल भिन्न लिखो, तो ये क्या होगा? ये सवाल किसकी ओर संकेत करता है? तो देखिए, ये उच्च स्तरीय मांग तो है नहीं, क्योंकि ये अगर बच्चा इक्वल भिन्न को जानता है, प्रोसेस को जाना है, बनाते हुए उन्होंने देखा है या कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो इजीली कर सकता है कि 1/3 लिखा हुआ है 2/6 कर देगा, 4/12 कर देगा, तो इजीली कर सकता था। तो उच्च स्तरीय होगा नहीं। अब निम्न स्तरीय में 2 है और आप कहेंगे सर दोनों जगह केवल है, तो दोनों तो हट जाएगा। केवल 99.99% जगह पर गलत होता है, लेकिन 0.1% जगह पर सही भी होता है। तो यहाँ सही है ये। क्यों? देखिए, ऑप्शन 2 में है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी मतलब प्रोसेसिंग कौशलों की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे इक्वल भिन्न के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में जाना है, इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो 2 तो यहाँ पर सही है, लेकिन जब हम 3 पढ़ेंगे, क्या है? निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि ये केवल रटने पर आधारित है, तो रट के नहीं कर सकता है। इक्वल भिन्न को रट के इसलिए नहीं कर सकता है, 1/3 वो अगर आप उसको एग्जाम्पल नहीं दिए हैं कभी, तो वो 1/3 का समतुल्य भिन्न 2/6 नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल दिया है तब वो कर लेगा, नहीं तो नहीं पाएगा। तो रट के किसी भी चीज़ को तो किया ही नहीं जा सकता है। तो ये हो जाएगा गलत, सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग इसका फटाफट से आंसर कीजिए। प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी बच्चे जो है 0.50 और 0.5 में 0.50 को बड़ा कह रहा है, तो क्या कर रहा है? दशमलव के बाद वो संख्या को नहीं बैठाने पा रहा है, तो ये क्रम में नहीं लगा पा रहा है। उन्हें भ्रांति है सुनने का भ्रांति अगर उनके दिमाग से निकल जाए कि एक या तो पॉइंट के बाद 2 अंक हमेशा लिखा जाता है, या पॉइंट के बाद 1 अंक को ही पढ़ा जाता है, यानी उसको उनके अंदर सुनने का भ्रांति अगर हम हटा दें तो इजीली बच्चा ऐसा कर पाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कौन आंसर हो जाएगा? क्रमिक दशमलव में सुनने की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी उनकी जो कॉन्सेप्ट है सुनने के को लेकर वो भ्रांतिपूर्ण है, सुनने को वो सही से नहीं समझ पाया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, यानी डेली लाइफ में गणित का उपयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। ये गतिविधि है, तो आपका पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं और अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। यानी बच्चों की हम कहाँ सहायता कर रहे हैं? उनके अनुप्रयोग में, यानी उनके कॉन्सेप्ट और अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और उन्हें अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में हम उनकी सहायता करते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 2 में है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, बिल्कुल गलत, परीक्षा की बात आएगी, बिल्कुल गलत है। और 3rd में है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, 3rd भी सही है। और 4 में है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, 4 भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर कितना सही है?
3 सही है और गलत कितना है 1। लेकिन यहाँ आपको पूछ रहा है कि कौन सही है, कौन सा गतिविधि सही है, तो 3 में तो कोई एक ही आंसर होगा। जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को सही से तो आपको आप देखिएगा 3 नंबर और 4 नंबर का ऑप्शन इन दोनों से मिलकर कौन बना है 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर में वो सारी बातें हैं जो ऑप्शन 3 और 4 में है। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट को चुनते हैं, तो 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वैन हेले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण और अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और लास्ट है दृढ़ता यानी रिगर। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए बहुभुज दिए गए हैं। वे भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुज को वर्गीकृत करता है। आपको यही कीवर्ड निकालना है। कैसे वो निकाल रहे हैं, तो भुजाओं की संख्याओं के आधार पर। तो भुजाओं की संख्याओं के आधार पर मतलब बच्चे को कुछ नहीं पता, सिर्फ पता है कि ये इसमें ज़्यादा भुजा है। देखिए इसमें कितना है, 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसलिए वो अलग कर देता है। यानी देख के अलग करता है, उसका कोई ज्ञान उसको नहीं है। तो जब देख के अलग करता है उसको क्या बोलाता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को ही हिंदी में चाक्षुषीकरण बुलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा संख्याओं, देखिए बच्चा क्या करता है, संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर नहीं करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। बच्चा क्या कर रहा है, संख्या को नहीं समझ पा रहा है, जोड़ घटा गुना भागा संक्रियाओं जो होता है उसको नहीं कर पा रहा है, संकेत को भी नहीं समझ पा रहा है, घड़ी के 2 कांटों यानी देखने में भी दिक्कत है, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर नहीं कर पा रहा है मतलब विभेद नहीं कर पा रहा है। तो ये बच्चा, इसके अंदर क्या परेशानी है। चलिए ऑप्शन एक में है कि कमजोर गतिक कौशल, यानी बॉडीली बच्चे को कोई परेशानी है। गतिक कौशल का मतलब बॉडी का परेशानी होता है, तो ये तो नहीं होगा। 2 में है कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, सर्व और कार्यकारी स्मृति। देखिए इसमें शब्द वाली बात आ रहा है, ये शब्द वाली कोई बात नहीं था, सर्व सुनने वाली कोई बात नहीं था, स्मृति वाली बात, तो ये तो 2 आप ऐसे ही गलत कर दीजिए। और जब 3 पर हम चर्चा करेंगे, पहले 4 को देखते हैं। कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, क्या भाषा वाली कोई बात थी, क्या भाषा को बच्चा नहीं समझ पा रहा था, और सर्व की बात यहाँ पर किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। जब आप 3 को गलत कर देंगे ऑटोमेटिक कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन जो बचा हुआ रहेगा तो ऑप्शन 3 यहाँ पर। अब इसको देखेंगे ये क्यों सही है। देखिए कमजोर चाक्षुष मतलब देखने में दिक्कत, क्योंकि वो घड़ी का कांटा नहीं देख पा रहा था। प्रक्रमण योग्यता मतलब जोड़ घटा गुना भागा वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जैसे चाक्षुष विविधीकरण मतलब देखकर अंतर नहीं कर पा रहा था, किसको, 1 रुपये के सिक्कों और 2 रुपये के सिक्के को। तो ये क्या है, जैसे ये चाक्षुष विविधीकरण में आ गया। स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय ये नहीं कर पा रहा है, तो थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का हमारा 14वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 अधिगम कथा रचनावादी उपगाम पर बल देती है। किस पर बल देती है, तो रचनावादी पर बल देती है, क्योंकि ये केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान। हमने आपको बोला था कि व्याख्यान देखना है, काट देना है, और शिक्षक द्वारा तो देखिए अभी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है एजुकेशन, पहले था टीचर सेंटर्ड, तो यहाँ बोला गया है टीचर सेंटर्ड, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 में है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना। देखिए एक तो परिभाषा गलत है, सूत्र गलत है, याद करना गलत है, तो एनसीएफ परिभाषा सूत्र और याद करने पर बेस्ड केंद्रित नहीं है। 3 में है नियमित गृह कार्य जमा करना। गृह कार्य जमा करना पॉजिटिव है, लेकिन नियमित इसको क्या कर दिया, नेगेटिव। और ऑप्शन 4 में है गतिविधियां। और एक बात आप कीवर्ड्स आपको ये रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जहां भी रचनावादी की बात आ जाएगी, पियाजे साहब का बात आ जाएगा, वहां एक वर्ड आएगा गतिविधि, एक वर्ड कौन आएगा, गतिविधि, एक वर्ड आ जाएगा आपका सक्रिय। ये 2 वर्ड आना तय है जहां भी बात रचनावादी की आएगी, पियाजे की बात आएगी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात आएगी। तो यहाँ पर गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, और भागीदारी एक वर्ड आ जाएगी यहाँ पर। तो ये 3 वर्ड को आपको याद रखना है जब क्लास कैसा हो, प्रोग्रेसिव हो, पियाजे की बात हो और रचनावादी हो। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस सेट में हमने 14 प्रश्न को तैयार किया था, तो 14 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपसे हम फिर एक बात कहेंगे जाते जाते, बीच में तो हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जहां हम आपको बताएंगे मैथ के 15 कंटेंट जो हमने सजेस्ट किया है एग्ज़ाम के लिए, और उम्मीद है कि वहां से आपको 5 से 7 क्वेश्चन सारे सेट में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी का डिजिट बदल दे, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। धन्यवाद।